हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या पहन रखा है, यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कमिंग सून, तो बस आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड इंस्टाग्राम पे भी मेवाड़ी को फॉलो करिए एंड आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जो हम आज बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉडकास्ट के अंदर। मैं काफ़ी नर्वस एंड एक्साइटेड था इसके लिए बिकॉज जिनके साथ ये पॉडकास्ट शूट किया गया है दैट इज़ मेरे जो पुराने स्कूल है जिसमें मैंने स्कूलिंग करी है, उन्हीं के साथ में, उनके चेयरपर्सन के साथ में हमने बात करी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी, दैट इज पेरेंटिंग, चाइल्डहुड, एडल्टहुड की क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं समझता है इस चीज़ को। तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इस एपिसोड को देखने के लिए। सो आप भी स्टे ट्यून रहिए और आगे जो एपिसोड है उसको पूरा देखिए। सो वेलकम वेलकम मैम। Thank you so much. And I'm so Perfect. happy that I'm meeting you and I'm seeing this role that you are playing. That's fantastic. थैंक यू सो मच मैम एंड आई थिंक जो भी ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ CPSN जो चीज़ें मैंने लर्न करी है कहीं ना कहीं वो लाइफ में ज़रूर काम आती है। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो यही है कि जो चाइल्ड की अलग अलग फेजेस होते हैं, जो उनका अडल्टहुड होता है या फिर जो पेरेंट्स की जो साइकोलॉजी होती है, हम उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहेंगे। पर उससे पहले मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके साथ में कि आपको लाइफ के अंदर क्या चीज़ जो है वो ड्राइव करती है या फिर क्या चीज़ है जिसको आप बहुत ही फोकस पॉइंट पे रखते हैं। अगर आप उसके बारे में बता पाए, दैट व्हाट ड्राइव्स यू मैम। ड्राइव बहुत जरूरी है। पैशन अगर है तो इंसान को हर्डल्स दिखते ही नहीं है और जो भी काम करता है उसको एंजॉय करता है। तो मेरा पैशन बच्चे, अब तो सब बच्चों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो बच्चे मेरे को बचपन से ही पसंद थे और क्लास 6 में मैंने अपने पेरेंट्स को कह दिया था कि मैं बड़े होकर अपना खुद का स्कूल चलाऊंगी और स्कूल भी ऐसा हो जहाँ पे बच्चे बहुत खुश हों। मैंने ऐसा फील किया कि हम बच्चों को उस तरह से नहीं बड़ा कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। मेन एम ये होना चाहिए कि बच्चा खुश है, उसके आंखों में तारे चमक रहे हैं और वो कुछ करना चाहता है, पर उसको पता ही नहीं है कि उसका पैशन क्या है। तो जब पैशन को एक्सप्लोर कर लेगा, अपना पोटेंशियल बच्चे को पता पड़ जाए, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसमें वो सक्सेसफुल होगा। तो मेरा भी पैशन बच्चे थे और मैं ईश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरा पैशन था वो मुझे करने को मिल गया। नहीं तो कई बार तो बहुत सालों बाद पता पड़ता है कि पैशन क्या है, जॉब कुछ और है और चाहते कुछ और हैं। तो मेरे साथ तो ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा कि मैं बच्चों के साथ हूँ हमेशा। आई थिंक मैम दैट्स रियली ग्रेट एंड आप लोग, आपके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी रही है ये। एंड मैम मेरा हमेशा से एक सवाल था कि जैसे कि मैं CPS से हूँ तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है या बोला है दैट कि आपके स्कूल में जो है वो एकेडमिक्स में ज़्यादा फोकस नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट आई नो कि मैं स्कूल में कितना एकेडमिकली चीज़ें सीखा हूँ एंड जो बाकी की चीज़ें हैं उन्होंने मुझे कितना लाइफ में सपोर्ट किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक स्कूल का जो है वो क्या रोल रहता है? सिर्फ ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट कराना रहता है या फिर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कराना रहता है, और कैसे जो है वो रोल वो प्ले किया जाता है, अगर आप उसके बारे में मुझे बता पाए। देखो, स्कूल का काम लिटरेट करना नहीं है, स्कूल का काम है शिक्षित करना। शिक्षित अगर बच्चा हो जाए तो वो खुद का जीवन तो अच्छा करेगा ही करेगा, समाज के लिए भी बहुत अच्छा करेगा। मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मैं दिन भर इंतजार करती थी कि कोई बच्चा एडमिशन के लिए आए या कोई इंक्वायरी आए। कभी कभी मैं पूरा सारा दिन बैठती थी सहेली नगर में, रिमोट एरिया, वहाँ मैंने बड़े जोश में स्कूल स्टार्ट कर दिया, किराए का घर ले लिया और कोई चिंता नहीं थी मुझे। पता नहीं, मेरे को उस वक्त ये विश्वास था कि मैं तो कहीं जंगल में भी स्कूल स्टार्ट करूँ, टेंट में भी करूँगी तो आराम से चलेगा। शायद इसी विश्वास की वजह से मैं आराम से बैठी भी रहती थी, बोर भी नहीं होती थी। फिर मुझे लगा चलो समर क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। डांस क्लास स्टार्ट करी और फिर 2 महीने तक मैंने 67 बच्चों को डांस करना सिखाया। ऐसा मैंने कई साल तक समर्स में किया। मैंने जब अपना स्कूल स्टार्ट किया तो जब मैं क्लास में गई, अब 175 बच्चे पूरे स्कूल में, उनकी मेरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं। जब हमारी कनेक्टिविटी किसी से नहीं होती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उसके लिए हम लालायित नहीं होते कि हमें कोई आप शिक्षा दो तो हम उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तो रेडीनेस नहीं होती। मैं गई तो वो स्ट्रेंज लोग, सब बच्चे बैठे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जान नहीं थी और जानते नहीं जैसे। तब फिर मेरे को लगा कि चलो बाहर चलते हैं। फिर हम वहाँ पे थोड़े छोटे छोटे प्लॉट से हमने खूब हंगामा किया, शोर करा, वापस क्लास में आए और बच्चे जोश में, उनको लगा हाँ अलका मैम हमारी है और पढ़ाओ, जो पढ़ाना चाहते हो हम तो पढ़ेंगे। हालत ये हुई कि जब सारा साल निकल गया तो बच्चे अपने घर जाने को तैयार नहीं।
गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, बकायदा रो रहे हैं घर नहीं जाना है। तो मैंने कहा क्या करें, तो फिर हमने उदय सागर पे वहाँ पे जो पैलेस है वहाँ पे 2 नाइट स्टे किया और कैंपिंग करी, खूब मज़े किए। और सबको ये लग रहा था कब छुट्टियां खत्म होगी और कब हम वापस स्कूल आएंगे। ये जो लालसा है, ये जो रेडीनेस है, ईगरनेस है, ये जिताती है, ये तैयार करती है पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई कोई ऐसी एक चीज नहीं है कि आपने बीज लगा दिया है तो क्योंकि आपने बीज लगा दिया तो पौधा उगेगा और फल देगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पौधे मर जाते हैं, जो जिसमें सर्वाइवल के लिए है, फिटनेस है, वो उगता है। लेकिन अगर हम सारे पौधों को जिलाना चाहते हैं तो खाद, पानी, सूरज, रोशनी सब कुछ प्रॉपर देनी होगी। तो इसी वजह से फिर मैंने एक पीडी पीरियड का सोचा। मेरे सामने कोई ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था कि उसको देख के ऐसा, मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर रिसर्च हुआ कि मेरा, मैं जब बच्चों को देखते और मुझे लगता है कि इससे बच्चे खुश होंगे, इससे उनमें रेडीनेस आएगी, इससे फिर वो जोश में आ जाएंगे तो काम करेंगे। तो वो मुझे अपने आप उनको देख देख कर ही समझ आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक पीरियड करती हूँ ऐसा जिसमें मैं बाहर से 7 अलग अलग कोच को बुलाऊं, उस एक पीरियड में वो बच्चों को अलग अलग गतिविधि सिखाए जो उनको पसंद हो, जो बच्चे चूज करेंगे कि हमें इस वाले फील्ड में जाना है, तो उसी से तब उनको उत्साह आएगा। अब हमारे पास ऐसी परमिशन नहीं होती, जैसे ऐसा होता है कि 2 स्पोर्ट्स के पीरियड, एक हाउस एक्टिविटी, एक क्राफ्ट का पीरियड, इस तरह का। तो मुझे लगा उसमें बच्चा सीख नहीं पाएगा कुछ भी। सारी क्लास एक साथ आ जाती है, कई बार बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हो गए, स्पोर्ट्स का पीरियड निकल गया, छुट्टी आ गई, स्पोर्ट्स का पीरियड ही नहीं मिला। उसकी जगह मैंने 7 टीचर्स अपॉइंट किए, 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया, 1:30 बजे छुट्टी की जगह 2:15 बजे छुट्टी करी, एक पीरियड एक्स्ट्रा करा। सारे 34 सालों में वो हम एक पीरियड एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। उस एक पीरियड में इन दिनों 16 डिफरेंट कोच आते हैं और बच्चे अपनी चुनी हुई 16 अलग अलग जो हुनर सीखना है उनको, जो स्किल सीखनी है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अब उनका कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। दूसरा, 8 पीरियड के बीच में अगर बच्चा जाएगा तो वो गेन ज़्यादा करेगा, बहुत गेन करेगा, और वो जो लाभ उठा रहा है वो बाकी जितने लाभ मिल सकते हैं उससे बिल्कुल अलग हैं। वो उसको तैयार करता है कि हाँ, मैं अब क्लास में जाने के लिए रेडी हूँ, अब जो टीचर सिखा रही है उसको मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ। तो और फिर जब आप टीम वर्क करते हो तो टीम स्पिरिट आती है। सारी जिंदगी और है क्या, पूरी लाइफ में हम टीम वर्क ही तो कर रहे हैं। घर में फैमिली में है तो भी टीम वर्क है, तो मिलजुल के रहना आना पड़े। तो जो क्लासरूम के अंदर थियोरेटिकली हम नहीं सिखा सकते, वो प्रैक्टिकली कराकर बच्चों को हम स्किलफुल कर देते हैं और सही मायने में शिक्षित करते हैं। तो पढ़ाई या एक्टिविटी ये वर्ड मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे को तो इससे मतलब है कि बच्चा शिक्षित हो, उसके अंदर जोश बना हुआ हो, वो अपना पोटेंशियल, अपना पैशन समझ ले और जोश के साथ अपने काम करे, उसको ये पता रहे कि नहीं, मैं कर लूंगा, आई कैन डू। आई थिंक आपने बहुत ही अच्छी बात बताई यहाँ पर कि एक जो एक्स्ट्रा पीरियड रहता है उसके अंदर से अगर बच्चा अगर उसमें कुछ अच्छा करता है या फिर उसको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है तो एक वो एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा पॉजिटिव सोच के साथ वापस से जो है क्लासरूम में जाता है। एंड आई थिंक वो ज़्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा अगर उनको ये सारी चीज़ें मिलती है। तो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। आप देखो ना, हमारे मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं क्लास 3 के बच्चे को दोनों हाथों से ड्रिबल करते हुए देखती हूँ। मुझे आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक नई कॉम्पल एक नए जोश के साथ नई दिशा में बढ़ती जा रही है। अब इसके कदम ठोस करने हैं। तो जब दोनों हाथों से आप ड्रिबल कर रहे हो, आप अटेंशन का लेवल देखो उसका। अभी अपन कहते हैं कि मोबाइल करता रहता है बच्चा, इधर उधर झांकता रहता है, उससे पढ़ाई कर ली, घर चला गया, फिर टीवी या मोबाइल। आजकल बाहर भी बच्चे खेलने नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों हाथों से ड्रिबलिंग भी कर रहा है, टारगेट कर रहा है। थर्ड का बच्चा, इतने छोटे छोटे से बच्चे कंप्यूटर टाइपिंग सीख रहे हैं। हमारे धाबाई सर है, उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड हमने वहाँ पे सामने लगा रखी है। बच्चे उसको देख के सोचते हैं कि कभी मेरी स्पीड भी ये वाली होगी, तो फिर वो बहुत बिना देखे अभी टाइपिंग करना शुरू कर चुके हैं। अभी 1 ही महीना हुआ है। तो ये 16 चीज़ें होती है, लेकिन स्कूल के सारे टाइम पीरियड के 1 घंटे बाद एक्स्ट्रा मिलता है इनको, और फिर 16 अलग अलग कोच आके इनको सिखाते हैं। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैम। एंड आई थिंक मेरा एक पर्सनल किस्सा भी है। आई थिंक मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया है ये चीज़, बट थोड़े टाइम पहले आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी अमेजोन, एंड वहाँ पर एक एक्टिविटी थी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे टीम में, लेकिन उन सबको एक
टास्क दिया गया था, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट आई थी कि उनको कुछ हिंदी टाइपिंग में कुछ करना था। एंड उन्होंने वहाँ पर पूछा कि किसी को हिंदी टाइपिंग आती है क्या? एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, एंड जस्ट मैंने अपना हाथ रेज किया वहाँ पर, एंड देन दे आस्क्ड मी दैट आपको आती है प्रॉपर्ली? मैंने बोला हाँ, आई कैन राइट इट। तो बोले आपको वो कीवर्ड्स वगैरह चाहिए? मैंने बोला कि नहीं, मुझे कीवर्ड्स वगैरह नहीं चाहिए, आई कैन डायरेक्टली राइट। तो उन्होंने पूछा कि बोले आपने सीखी कहाँ से? देन मैंने उनको बताया कि ये तो हमने स्कूल में सीखी थी, एंड वहीं से ही मुझे आती है, क्योंकि हमारे तो स्कूल में बहुत चलन था इसका इजीली। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि कौन सा स्कूल है, हमने तो कभी नहीं सीखा। तो दैट रिमाइंडेड कि वो छोटी सी चीज़ जो थी मेरे को लाइफ में कहाँ पर काम आई। तो आई थिंक दैट रियली क्रिएट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट जब आप कुछ चीज़ें जो है सीखते हैं। राइट। तो आई थिंक दैट्स रियली टाइपिंग से ब्रेन भी शार्प होता है, आपके रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब करके जब 8 पीरियड के बीच में एक पीरियड बच्चा निकला, अपनी पसंद का काम किया, इतना दौड़ा भागा, खून का प्रवाह अच्छा हुआ, ब्रीदिंग अच्छी हुई, अटेंशन, फोकस करना, अलर्ट होना, विजिलेंट होना, बहुत सारे गुणों का विकास आप प्रैक्टिकली करोगे कैसे फिर? अगर ये सब नहीं करने को मिले तो प्रैक्टिकली फिर कैसे कर सकते हैं? फिर तो बस चार दीवारी में बैठना है, थ्योरी समझनी है, लिखना है और चले गए। टीम वर्क पूरी जिंदगी करना है, हारना भी सीखना पड़ेगा, जीतना भी सीखना है, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो प्रोएक्टिव बनाने के लिए कि बच्चा सॉल्यूशन के ऊपर ही ध्यान दे, प्रॉब्लम पे नहीं। सॉल्यूशन बेस्ड लाइफ हो उसकी, तो सॉल्यूशन पे फोकस कब करेगा? तो जब ये इस तरह से सब मिलजुल के काम करते हैं तो प्रोएक्टिव भी होता है और सिनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी इतना टीम वर्क कर रहे हो, आप देख रहे हो, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आ गई, सिनर्जी अगर आपकी इम्बैलेंस में आ गई, आप सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। तो ये बच्चे को अगर हम स्कूल लेवल पे सिखाते हैं, जब वो कोंपल बढ़ ही रही है, अभी घड़त नहीं हुई है, तब सीखेगा तो उसके जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा, तो उसको कितना फायदा होगा। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैम। एंड आई थिंक जो माइन्यूट लेवल से ही चीज़ें स्टार्ट होती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है काफ़ी बड़ा रहता है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम वो यही है कि जैसा हम देखते हैं कि आज हर चीज़ में कंपटीशन जैसा हो गया है। जो पेरेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है, दैट मेरे पास में ये घर है, ये मकान है, ये गाड़ी है। हर चीज़ के अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन होने लग गया है। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि वो बच्चों को लेके भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है कि मेरे बच्चे के इतने नंबर आए हैं, मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, वो इस रेस में फर्स्ट आया है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के ऊपर भी एक एडिशनल प्रेशर जो है वो क्रिएट होता जा रहा है उनके पेरेंट्स की वजह से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मेंटालिटी है किस हद तक सही है, दैट वो इतना एडिशनल प्रेशर बच्चों को देना चाहिए, या फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो किस हद तक जा रहा है, वो नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है? तो अगर आप इसके बारे में बता पाए। कंपटीशन होना भी चाहिए, आगे बढ़ना ही चाहिए, खूब तरक्की करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका कुप्रभाव तो नहीं आ रहा, उसके ऊपर भी दृष्टि रखनी होगी। अगर हम किसी भी व्यक्ति को कंपेयर कर लेंगे, ब्लेम करेंगे, वो सक्सेसफुल हो भी जाए तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ये एक बात पक्की है। क्योंकि हीन भावना अगर आ जाती है तो वो किसी न किसी रूप में वापस बाहर निकलती है। भावनाओं का चक्र ही ऐसा ही है कि जो आपने अंदर इकट्ठा किया है वही आप समाज को देते हो, आपके पास जो है वही दोगे। तो अगर हमने, जैसे आप देखिए कि अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं और मन में आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो व्यक्ति डूबेगा और वो डिप्रेशन में जा सकता है, यहाँ तक कि वो आत्महत्या कर सकता है। तो वो वाला बच्चा जो कि बहुत बढ़िया काम कर सकता था, वो अननेसेसरी बीच में फिजल आउट हो जाता है। आजकल आप देख रहे हो कि डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के केसेस बहुत है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर तो एक बड़ी कॉमन बात हो गई है। तो तैयारी करो, खूब आगे बढ़ो, आप में जो पोटेंशियल है, जो आप कर सकते हो आराम से, उसमें वहां तक पहुंच के सक्सेसफुल हो जाओ। हर इकाई इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पे अगर एक स्वीपर भी है तो भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चाय बनाने के अंदर भी आपने महारत हासिल कर ली, आप एक चाय का ठेला भी लगाते हो और वो विशिष्ट है, आप उसके अंदर स्किलफुल हो, तो भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बस पैशन क्या है, किस काम को आप बिना थके 12 घंटे खुशी खुशी कर सकते हो, उसमें आप पैसा भी कमा लोगे, नाम भी कमाओगे। और फिर सक्सेस का एक जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या है कि मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहूँ, मुझे मेरा फेथ कभी डगमगाए नहीं कि एक सुप्रीम एनर्जी है जो कि पूरे संसार को चला रही है और ये संसार हमेशा गुडनेस के डेस्टिनेशन पे जाकर ही रुकता है। ये अगर फेथ आ जाता है तो इंसान संतुष्टि के साथ अपने दिमाग को यूज करते हुए समझदारी से बैलेंस होके काम करता है।
उसमें ये चीज नहीं आती कि वो वाली एंग्जाइटी कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो दूसरे मेरे से आगे निकल जाएंगे। रेस में नहीं होता वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए काम करता है और हर फील्ड में जहाँ जाओ वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। अभी मेरे को कितने लोगों को नौकरी के पे रखने की जरूरत है, मैं कैसा व्यक्ति ढूंढती हूँ? एमए बीएड तो मुझे खूब मिल जाते हैं। एक पद के लिए 100 एप्लीकेंट्स आते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर ठहराव कितना है, प्लेजेंट कितना है, उसका टोन कैसा है, वो एक्टिव कितना है, और समझदारी डेप्थ कितनी है, और क्या वो खुशहाली फैला सकता है। अब अगर बहुत नेगेटिव कैरेक्टर आ जाए तो पूरी जगह विष फैला देगा, खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी करेगा। तो और जो नेगेटिव होता है उसको कभी पता ही नहीं पड़ता कि मैं नेगेटिव हूँ। सबको ऐसा लगता है कि मेरा परसेप्शन, मेरा नजरिया बिल्कुल सही है। तो इसलिए एक पॉजिटिव व्यक्ति की जरूरत हर फील्ड में है, जो खुश हो, जो खुशहाली फैला सके, जिसको अपना जो भी सब्जेक्ट है उसमें वो अपडेटेड है, उसको जो लेटेस्ट भी उसके अंदर कोई काम हुआ है उसको वो उसने सीखा हुआ हो। अब हिंदी पढ़ाने के लिए आते हैं, अगर अपन उनसे बात करें, बारखड़ी नहीं आती, अगर उनको व्यंजन ही नहीं आते बोलना, और वो एमए किए हुए हैं, तो कैसे चलेंगे? तो पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए और अपने विषय का पूरा ज्ञान, अच्छा वाला स्किल वाला ज्ञान वो भी चाहिए। तो वो इंसान को सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? और एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए, संतुष्टि के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब वो आगे बढ़ेगा तो जो भी सक्सेस उसको मिलेगी उसको वो सस्टेन कर पाएगा। आप यहाँ काम करते हो, कोई भी अगर चिढ़ जाए एकदम और एकदम ब्लास्ट कर दे, सारा माहौल सारा दिन के लिए बिगड़ेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। 5-7 बार ऐसे किसी ने ब्लास्ट कर दिया तो आप जगह जगह पे अप्लाई करोगे कि यहाँ नहीं रहना, और वो इंसान कितना भी अच्छा हो। तो इसलिए अपने टेम्पर पे ध्यान रखना, इमोशंस को अच्छे से रखना, ये सब कितना जरूरी है। तो इन सबको सीखते हुए वो प्रोग्रेस करें। आई थिंक मैम बहुत ही अच्छी बात बोली आपने यहाँ पर, दैट इज दैट अगर आप अपना टोन या फिर आप अपना टेम्परामेंट जो है अगर वो कंट्रोल करना अगर आप सीख जाते हैं तो काफ़ी जो है आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत अच्छा रहता है एंड आपके अंदर भी थोड़ी कामनेस रहती है। तो इसके लिए जब तक हमें आपस में टीम वर्क करने को नहीं मिलेगा बचपन से, तो हम अपने टोन को, वॉइस मॉड्यूलेशन को सीखेंगे कैसे? कभी हम जब हार जाएंगे तो हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हम रिएक्ट करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं? ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हम लड़ाई करने लग जाते हैं, आज आप देखिए 2 कार जरा से भी अगर टक्कर खा जाती है तो यही डर लगता है कि मारपीट पे नहीं आ जाए। तो ऐसी शिक्षा किस काम की? जब हम हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, हमें अपनी गाड़ी, शादी कहीं पे भी, हमने कहीं पर भी अपने टेंट लगा दिए, कहीं पे भी कर रहे हैं, हमें एक दूसरों से कोई मतलब ही नहीं है। सुबह अगर आप देखिए बच्चों को छोड़ने आ रहे हैं तो हमने जगह बना रखी है, तो कहीं पे भी छोड़ दिया अगर, तो उनके बच्चों को शिक्षित कैसे करें? किधर भी रास्ते चलते पब्लिक गार्डन से आपने फूल तोड़ लिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बताती है कि हम शिक्षित हैं या हम लिटरेट हैं। हम डिग्री लिए हुए अशिक्षित तो नहीं है कहीं। वेरी वेल सेड मैम। आई थिंक जैसा अभी आपने कुछ वर्ड्स भी यूज करे मैम, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ दैट अभी करंट जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है उसके अंदर ये वर्ड्स काफी यूज होने लग गए हैं एंड बच्चों के साथ भी एसोसिएट होने लग गए हैं। आई डोंट थिंक सो कि पहले हम जब छोटे थे तब ऐसे कोई वर्ड्स बच्चों के साथ में एसोसिएटेड भी हुआ करते थे, बिकॉज बच्चों का नेचर यही माना जाता है दैट उनको इन सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। बट जैसे अभी का जो टाइम है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इस पर कॉन्टेंट क्रिएट होने लग गया है, इसे दिखाया जा रहा है बार बार। तो जो लोग नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको भी इस वे में ले लेते हैं, अरे यार मेरे को बहुत डिप्रेशन हो गया है, मेरे को बहुत स्ट्रेस है, मेरे को बहुत एनजाइटी है। कभी कभार एक्सक्यूज़ के तौर पे लिया जाता है दैट अगर मेरे को डिप्रेशन है अभी मुझसे बात मत करो या मुझसे दूर रहो, या फिर मेरे मार्क्स नहीं आए बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेस में था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ओवरऑल क्या साइकोलॉजी रहती है इसके ऊपर, और पेरेंट्स जो है कैसे डील कर सकते हैं इसके अंदर, कैसे जो है अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए इसके लिए कहानी है कि चूहा, आपने देखा कहानी के, जो आप रोजमर्रा में देखते हैं, चूहे को आपने देखा होगा, वो दरवाजे को कुतर देता है, वो लकड़ी काट देता है, पर लकड़ी से उसका पेट तो नहीं भरता, खाना तो वो दूसरी चीजें खाता है, पर चीजों को इतना स्पॉइल करता है, कुतरता रहता है। इसी तरह से जैसे ये आप देखते हैं डोंकीज हैं, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। अगर कोई डोंकी जैसे नहीं चलेगा तो उसके खुर थोड़े दिनों में लंबे होने लगेंगे
अगर उसने उनको घिसा नहीं तो वो बहुत लंबे हो जाएंगे। ऐसे ही चूहा कुतरता क्यों है? क्योंकि अगर वो अपने दांतों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, कुतरेगा नहीं, तो थोड़े दिनों बाद उसके दांत इतने लंबे हो जाएंगे और वो भूख से मर जाएगा, खाना नहीं खा सकेगा। प्रकृति क्या संदेश दे रही है? प्रकृति ये संदेश दे रही है कि आपको जो कुछ भी हमने दिया है उसका इस्तेमाल करो। पहले हम लोग हंटर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स, तो छोटा सा 3 साल का 2 साल का बच्चा भी हंटिंग पे साथ जाता था। फिर हम एग्रीकल्चर में आ गए, बिना सिखाए ही 2 साल का या साल भर का बच्चा भी खेत पे जा रहा है। मेरे घर पे जो माली है, अभी हम हीट स्ट्रोक और घर में बैठ जाओ ऐसा कह रहे हैं, वो अपनी साल भर की बेटी के साथ में बाहर धूप में, तपती धूप में, जहाँ पे जमीन इतनी जल रही है, उसमें उसकी वो साल भर की बेटी बैठी हुई है। तो इसका मतलब इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं ना, जो कि इस तरह से बाहर धूप को सहन कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? तो अगर जैसे उस चूहे या डोंकी की तरह से जो उसको ईश्वर ने सामान दिया है और इस्तेमाल नहीं करता है तो वो बढ़ जाता है, तो मनुष्य को तो अथाह शक्ति दी है। अब हम सिर्फ बटन्स दबाते रहेंगे, एसी में बैठे रहेंगे और शरीर को, अपनी एनर्जी को हमने इस्तेमाल अगर नहीं किया तो वो फिर नेगेटिव साइड में ले जाएगी। वो तो काम करेगी, तो फिर वो नेगेटिव साइड में काम करेगी, वो डिप्रेशन में ले जा सकती है, वो एंजाइटी में ले जाएगी। तो इस कहानी से या इन जीवों को देखकर हमें समझ आता है कि हमें वॉक भी करनी होगी, जॉगिंग भी करनी होगी, जिम भी जाना होगा, योगा भी करना होगा, साइकिलिंग भी करनी होगी, पढ़ाई भी करनी होगी, हमें काम करना होगा, हमारी शक्ति को चैनलाइज करके दिन भर ऐसे प्लान करना होगा ताकि हमारे वो दांत बढ़ ना जाए जो हम ही को खा जाए फिर। इसलिए अपनी जो भीतर की शक्ति है उसको पॉजिटिविटी के साथ बहुत बहुत ज्यादा काम करना होगा। हम थोड़ा बहुत चल लेते हैं, 10 किलोमीटर चल लिया, वो स्टेप्स को गिनने के लिए भी घड़ी है, ऊपर नीचे चल लिया और लग गया कि हमने खूब काम किया है। प्रकृति हमसे इससे कहीं ज्यादा काम करवाना चाहती है ताकि हम समाज के लिए उपयोगी हों। घूम फिर के आप देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस चल रहा है, इसीलिए दान करना बहुत जरूरी है। अपने को एक एक इकाई इतनी इम्पोर्टेंट है। हनी भी अगर इस संसार से चली गई तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। क्या ये एक संदेश नहीं दे रहा? तो हमें क्या करना है कि कमरों के अंदर बंद होके नहीं बैठना है, अपने को फिजिकली जो शक्ति मिली है उसको भी पूरी तरह से योगासन, एक्सरसाइज से उसको चैनलाइज करना है। तो मेंटल जो मिली है उससे हमें ऐसे काम करने हैं जिससे समाज को फायदा मिले। इसीलिए हर कंपनी के अंदर वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए रूल दिया गया है। अब वो रूल वहाँ तो सरकार ने दे दिया, कंपनीज को हर घर में करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे सब चीज पॉजिटिव होगी और चैनलाइज होगी शक्ति। उस शक्ति को हम, एनर्जी को हम उपयोग में ला पाए। आई थिंक मैम ने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आई थिंक जो पेरेंट्स यहाँ देख रहे हैं, आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है उनके लिए, ये वो ट्राई कर सकते हैं अपने लिए भी एंड आई थिंक उनको जो रिजल्ट है काफ़ी पॉजिटिव मिलेंगे इसी के अंदर। सारा दिन उनको बिजी रखिए, उनको बटन्स के साथ बिठाकर 4 दीवारी में मत रखिए। वो धूप में जा सकते हैं, नेचर ने उनको बनाया है, उनको लू में इसमें जाने लायक बनाइए तो सही। अब आप देखिए, बहुत सारे डॉग्स की वैरायटी ऐसी है कि जो उनके लिए डबल एसी लगाना पड़ता है। और स्ट्रीट डॉग्स को देखो आप, वो अपने आप ही रक्षा भी करते हैं और अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि वो खुद की भी रक्षा कर लेते हैं और जो उनको रोटी खिलाता है उसकी भी कर लेते हैं, प्यार उतना ही करते हैं। तो जैसे स्ट्रीट डॉग्स को देखकर भी हम सीखें कि हमारी शक्तियों को चैनलाइज कराना सिखाएं। बच्चों को प्यार देखने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो कार में आ रहे हैं, कार में जा रहे हैं और हर समय उनके पास मोबाइल है, हर समय हम उसको देख रहे हैं। उसको शक्ति को यूटिलाइज करने दो। उसका कहीं ना कहीं इस तरीके वो नॉलेज बैंक वाले इनके क्लब बने, नॉलेज को एक्सचेंज करें, बुक्स को एक्सचेंज करें। आजकल तो इतने सारे कैफे हैं जहाँ पे बुक्स पढ़ सकते हैं। सारा दिन लैपटॉप से और गूगल से ज्ञान नहीं प्राप्त करें, प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करें, उसको इस्तेमाल तो करें, जितना मिल गया है उसको भी इस्तेमाल करें और समाज के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये प्रकृति ने नियम दे रखा है कि अगर आपने समाज के लिए नहीं किया तो आप एंजाइटी में जाओगे। जैसे ही आप दूसरे के लिए कुछ भी भला करते हो, वो जो सुख और सिक्रीशन जो दिमाग में होता है वो वापस से आपको चैनलाइज कर देता है। ये तो करना रहा है।
तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दिस, जैसे आप काफ़ी जुड़े हुए हैं योगा से, तो मैं जानना चाहता हूँ दैट योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, इन सब का जो है क्या महत्व रहता है लाइफ के अंदर और क्या इम्पैक्ट डालता है, अगर आप उसके बारे में बता पाएँ। आप जितनी भी मशीन्स देखते हो, उन मशीन्स को अच्छा काम कराने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। वो क्या है कि उसको आपने रेस्ट भी दिया, आप अगर गर्म हो गया है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद करा। तो उसी तरह से दिमाग को हम सारा दिन यूज करते हैं और रात को सोते वक्त भी सपने देख रहे हैं और कोई ना कोई लोड ले रखा है। तो इस ब्रेन को बहुत अच्छा करने के लिए, इससे ज़्यादा काम लेने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए शांत कर देना चाहिए। तो मैं बच्चों को एक बहुत छोटा वाला मेडिटेशन कराती हूँ। वो अगर आप भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। वुड यू लाइक टू डू दैट? तो चलो, बहुत छोटा सा है। आंखें बंद करते हैं, एक गहरी सांस अंदर और चैन से भरी सांस बाहर, और सारा ध्यान लगा रहे हैं। आज सुबह जब हम उठे थे तो कौन से कमरे में थे, उस कमरे को बंद आंखों से विजुअलाइज करते हैं। अपने बेड को, अपनी बेडशीट को देखते हैं, कौन सी बेडशीट लगी हुई है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमने क्या काम किया। आज सुबह जब हम उठे तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, हम कैसे उठे। फिर हमने पेस्ट किया, कुल्ला किया, तो कहाँ, कब, कितनी बजे। अपने आप को वॉश बेसिन के सामने देखिए। फिर आप तैयार हुए, आपने कौन से वस्त्र धारण किए, उससे पहले कौन से वस्त्र पहने हुए थे, नाश्ते में क्या लिया, कब लिया। अपने आप को देखिए जरा। अपने काम पर जाने से पहले घर में आपने क्या क्या किया, किस वक्त आपको गुस्सा आया। क्या आज आपको सुबह काम पर आने से पहले किसी बात पर गुस्सा या चिड़चिड़ाहट हुई थी? जरा देखिए तो वो सीन, उसको हील कर दीजिए। एक वाइट लाइट से प्यार से भर दीजिए। अगर हड़बड़ी में निकले थे, क्या लेट हो गए थे, तो उस हड़बड़ी को भी आप हील कर दीजिए। फिर आप अपनी वर्क प्लेस पे आए, सबसे पहले कौन मिला, फिर आपने सबसे पहला काम अपनी वर्क प्लेस पे आकर क्या किया। आज सुबह से आप किन किन लोगों से मिल चुके हैं, एक बार विजुअलाइज करिए। अभी तक का जो भी समय बीता है उसको वाइट लाइट से भर दीजिए और बोलिए, पूरी तरह से एक समय बहुत हील्ड है। सुबह से लेकर अभी तक जो भी किया है उसको फिर से एक बार तेज गति से देख लीजिए, क्या क्या करा था आपने। और अब मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोल लीजिए। ये रिकैप मेडिटेशन है, इतना इजी है, मेमोरी भी शार्प होगी, आप चीज़ों के लिए विजिलेंट होने लग जाओगे। मैंने सुबह क्या वस्त्र पहने थे, मेरी चादर कैसी है, ध्यान ही नहीं है, तो ध्यान देने लगेंगे अपने ही घर में अपनी चीज़ों पे। फिर जब हम रिकैप करते हैं तो इतनी देर के लिए हम स्कैटर्ड थॉट से बच जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं। ध्यान में जब भी जाएंगे, जब भी लीन होंगे, तो जो सुप्रीम एनर्जी के बाहर थोड़ी हमारे हर एटम में है। 7 ऑक्टेलियन एटम्स हमारे शरीर में है। शरीर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जो भरा हुआ है वो गॉड पार्टिकल है। तो हमारे भीतर की शक्ति को तो जागृत करना है, तो शांत होंगे तो जागृत होगी। तो फिर विजिलेंट हो गए, ध्यान लगाया और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी किया कि मैं किस वक्त नाराज हुआ था, यदि हुए हैं तो, या हताश हुआ था, उदास हुआ था, हड़बड़ी में आया, तो उसको सबको देखते हुए अपने आप को देखा। संसार को कहाँ देखना है, खुद को देखा, उसको हील कर दिया। अपनी जो भी गतिविधियां आपने सुबह से लेके अभी तक की थी तो वो मेमोराइज भी हो गई, अच्छे से आपका वो रिकैप हो गया, और फिर अब काम करिए। कितना सा समय लगा पर कितना पावरफुल है। अब अपने माइंड की स्टेट देखिए। इस स्टेट ऑफ माइंड में आप फ्रूटफुल काम
प्रोडक्टिव वर्क ज़्यादा करोगे। अब मेडिटेशन का मतलब कंदराओं में बैठ जाना, 1 घंटे तक कोई हेडफ़ोन लगाकर कुछ सुनना, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक गहरी साँस ली, छोड़ी और रिकैप कर लिया। 1 मिनट का टाइम लगाया और देखिए प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आई थिंक आई मस्ट से बहुत ही पावरफुल है। मैंने अभी जस्ट एक्सपीरियंस किया है एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि किसका क्या इम्पैक्ट रहता है। एंड में जो थॉट्स थे मेरे दिमाग में, आई वाज इमीडिएटली कि दैट मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। मैंने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया एंड एवरीथिंग। टाइम ही नहीं है इंट्रोस्पेक्शन का। तो आप जब अपने आप को देखते हो सुबह से लेके मैंने अभी तक क्या किया, आपकी ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस होती है, आपको वापस से सोचने के लिए मिलता है कि मैं कैसे अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ। इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहली बात आपको टाइम मिल गया और संतुलित हो गए, संयमित हो गए। ये सब कितना ज़रूरी है। आई थिंक जो भी लोग देख रहे हैं, आई विल अर्ज देम टू ट्राई इट। जो मैम ने अभी जस्ट बताया, आई थिंक इट्स रियली पावरफुल। आई विल ऑल्सो ट्राई दैट। मैं इसे रोज़ करूँ या फिर थोड़े टाइम में मैं भी इसे अपनाऊँ। सो आई वुड रियली अर्ज पीपल टू डू इट इफ दे लाइक इट एज वेल, प्लीज़। पूरी ज़िंदगी करना होता है। अपनी लाइफ को खुद को अपने आज दिन भर क्या किया, उसको देख लिया और उससे अगर आपको संतुलन मिलता है, हार्मनी मिलती है, सुख मिलता है, आपकी शक्ति बढ़ती है, देन व्हाई नॉट? आई वुड रियली अर्ज द पीपल हु आर वॉचिंग दैट दे शुड ट्राई दिस। मैंने अभी किया है एंड आई नो दैट हाउ पावरफुल इट इज़ एंड आई थिंक आपको भी बहुत ही जो है इसका इम्पैक्ट मिलेगा एंड आई थिंक आई ट्राई एवरी डे। आई थिंक दैट्स रियली परफेक्ट एंड आई थिंक जब आप ये बता रहे थे मुझे सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया आ गया था दैट आप ऐसा असेंबली में कराते थे एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। परफेक्ट मैम। सो विल बिगिन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, जो कि मेरा है कि जैसे अभी देखा जा रहा है कि एक नया बोर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इंटरनेशनल बोर्ड। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या डिफरेंस है इन जनरल नॉर्मल और इंटरनेशनल बोर्ड में, अगर आप उसके बारे में बता पाएँ। सर रॉकर्स में हमने जैसे इंटरनेशनल बोर्ड भी लिया, सीबीएसई भी है, इंटरनेशनल बोर्ड भी है। तो सीबीएसई और इंटरनेशनल बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसको समझने के लिए बेटर ये रहता है कि हम लोग खुद आकर बैठ के बात समझें। पर अगर मोटे तौर पे मुझे बताना है तो एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है इंटरनेशनल बोर्ड की मुझे ज़्यादा लगती है और मुझे शुरू से ही पसंद है कि जो भी बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करे तो वो सीखेगा ज़्यादा, रोट लर्निंग नहीं होएगी तो बढ़िया रहेगा। और लैंग्वेज पे अधिकार करने के लिए अलग तरह की एक्सरसाइज चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लिटरेचर में जो ये क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं उससे कुछ होता है, इसीलिए मैंने शुरू से स्कूल में समरी कराई है कि समरी पूरी आनी चाहिए, आपको पूरी कहानी को 5 लाइनों में कहना आ जाना चाहिए। तो जो कैम्ब्रिज बोर्ड है उसके अंदर मैंने देखा कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं और दीपक शर्मा सर, उनको इस चीज़ का बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी और लगन के साथ उन्होंने इसको डेवलप किया और जो उनका विजन है कि कैम्ब्रिज बोर्ड को मैं आगे किस तरह से ले जाऊं, वो मुझे बहुत अपीलिंग लगता है। मुझे खुशी होती है कि बच्चों के हित का वो इतने डीपली सोचते हैं। तो ऑल द ब्लेसिंग्स। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ सीखें, शिक्षित हों, लिटरेट नहीं हों। आई थिंक उनको ज़रूरत है मैम। आई थिंक परफेक्ट। आई थिंक जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा काफ़ी फन एंड इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड रखेंगे। अगर आप वन वर्ड में या फिर जो भी आपके दिमाग में पहले आता है, अगर आप उस वे में उसे आंसर कर पाए तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन पर्सन हु हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन योर लाइफ। There are two, Arijit Sharma and Deepak Sharma. दैट्स ग्रेट। वन थिंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वन थिंग यू ऑलवेज वांटेड टू डू। I want to sing and I don't feel that I sing nicely. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं गाना गाती हूँ और बेचारे दूसरा कोई सुनना भी नहीं चाहता है। आई थिंक इन वन डे इन असेंबली यू शुड ट्राई। एक मैम, अगर जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा अचीवमेंट है जिसके ऊपर आप बहुत प्राउड है। बहुत सारे हैं लेकिन एक में ये है कि मैंने स्कूल चालू किया, खूब सारी चीज़ें बच्चों के लिए करी। उसमें मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसके पापा आईएएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर में। उसकी मम्मी के 100 स्टोर्स हैं पूरे भारत में और ये एक भाई एक बहन है और पूरी दुनिया के किसी भी स्कूल में वो पढ़ सकते थे। 7th क्लास में उसको लगा कि नानी के स्कूल में जाना है। रॉक और सीपीएस की दोनों की चॉइस भी इसके सामने थी। शी वांटेड टू बी इन सीपीएस और मैं तो ज़मीन पे बिठाती हूँ बच्चों को।
मुझे पसंद नहीं है कि एयर कूल या एसी के अंदर बच्चा बैठ के अपना जीवन खराब करे। तो मुझे लगा था कि सीपीएस में शायद नहीं रह पाएगी, हो सकता है 1 महीना रह जाए। तो मुझे तो यही लालच था कि 1 महीना कौन नानी के घर रहता है इस ज़माने में, चलो इस बहाने रह जाएगी। हर महीने मुझे लगता था कि वापस जाएगी, अपनी फ्रेंड्स को छोड़कर आई है, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली समझदार लड़की है और उसकी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पे, बड़ा अच्छा सर्कल है। और वो यहाँ रह रही थी। असेंबली में मैं ज़मीन पे बिठाती हूँ, सुखासन में बच्चे को बैठना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए और बहुत सारी बातें हम लोग, मेरे 8 डेवलपमेंट्स को मैंने प्लान कर रखा है कि वो असेंबली में एक बार तो हो ही जाए। तो वो भी उसको मिलते थे वहाँ पे। मैंने सोचा 7th करके वो चली जाएगी, पर वो 7th में भी रुकी, 8th में भी रुकी, 9th भी उसने यहाँ से किया, 10th में उसके अबाउ 95% मार्क्स थे, उसने बोर्ड यहाँ से किया। मैथ्स की उसकी तैयारी इतनी अच्छी हुई थी कि मैंने उससे बोला था कि ईशी तेरे मार्क्स चाहे कुछ भी आए, मैं बताती हूँ कि 100 और 100 है। तो पढ़ाई में भी अव्वल, सारी चीज़ें उसने सीखी, वो 8 डेवलपमेंट्स को उसने अच्छे से एब्जॉर्ब किया। उसके ऊपर वो मुझे कमेंट करती थी, डिस्कस करती थी, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। उसने मुझे बताया कि नानी आप बहुत सारे अच्छे काम करती हो, पर सबसे अच्छा काम ये करती हो कि बच्चा चाहे कितना भी शैतानी करके आ जाए, कैसा भी काम करके आ जाए, आप उसको बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हो। मुझे तब तक ये बात पता नहीं थी, तो उसके मुंह से सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि अच्छा, मैं क्या बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ बच्चों को। उससे क्या होता है कि उसको एकदम से लगता है कि मुझे ये काम करना है और आप उसको वैसा कर देती हो तैयार कि वो जो आप चाहते हो जिस रास्ते पे ले जाना, उस पे जाने के लिए वो विलिंगली तैयार होता है। सो वो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन था। 11th में वो वापस अहमदाबाद चली गई। उसका पूरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा, इतने अच्छे लोग उसके ग्रुप में। मैंने सोचा चलिए अब तो गई, और अच्छे से गई। 10th बोर्ड के अंदर भी इतने बढ़िया मार्क्स आ गए। 6 महीने बाद उसका एक बार आया कि मुझे वापस 12th सीपीएस से ही करनी है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा रिवॉर्ड मुझे क्या मिल सकता है ज़िंदगी में कि जो यूनिफॉर्म मैंने बच्चों के लिए डिज़ाइन की थी इतने मन से कि बच्चों को गर्व होगा ऐसी यूनिफॉर्म पहन के, डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाई थी 34 साल पहले, वो मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर ने पहनी। जो किताबें मैंने इतने चाव से दूसरे बच्चों के लिए खूब पढ़ पढ़ के अपने स्कूल में लगाई थी, वो मेरी ग्रैंड डॉटर ने पढ़ी। तो कहते हैं ना, जो हम बोते हैं वही हम पाते हैं। मैंने तो जो भी दूसरे बच्चों के लिए किया वो मेरी अपने घर में अपनी बच्ची ने पाया। तो बस इससे बड़ा अचीवमेंट मुझे क्या मिलेगा। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट मैम। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी एंड आई थिंक ये भी मुझे अभी जस्ट पता चली, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज दैट व्हाट इज द वन थिंग दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट? बस वैसे तो ऑक्सीजन, लेकिन लाइफ लाइन तो डेफिनेटली फैमिली। आई लव माई फैमिली अ लॉट। मेरी फैमिली हो और मैं बच्चों के लिए ऐसे शॉर्टकट्स निकाल लूँ कि जिससे वो एजुकेशन अच्छे से जल्दी प्राप्त कर लें और विलिंगली प्राप्त कर लें। दिस टू आर माई लाइफ लाइन्स। Perfect ma'am, great ma'am. Ma'am, next is that what is the most peaceful place you have ever visited? मैं वशिष्ठ मुनि आश्रम गई थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत पीस महसूस हुआ था। मेरे को कभी ऐसे भावुकता में कोई आंसू वगैरह नहीं आते हैं, पर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वशिष्ठ स्तोत्र है यूट्यूब चैनल पे, मैंने उसको लगा कर और वहाँ पे मैं ऐसे आँख बंद करके बैठी। मैं लगभग 1 घंटा बैठ गई ऐसे, और मेरे आंसू यहाँ से लेके गले तक ऐसे निकल रहे। बहुत पीस, बहुत सुख महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। तो वो मेरे लिए अद्भुत था, अद्वितीय था, पहले कभी हुआ नहीं था, तो अच्छा लगा। I think that's really great ma'am. Perfect ma'am. एक another interesting question है. Any one word for Team Inspiro if you can. My God, you amazed me. I never thought कि इंस्पायरो इतने लार्ज स्केल पे और ऐसे काम कर रहा है। मेरे को आप लोगों ने बुलाया था कि इंटरव्यू के लिए आना है। When I saw the team, I felt that positivity और बहुत होमली फील हुआ और बहुत बड़ा सेटअप किया हुआ है। आई एम श्योर आप कुछ बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड ये सब देखकर खुशी हो रही है। Perfect ma'am. We really need your blessing ma'am. All the blessings, all the blessings। मुझे तो आपसे सीखना है। So जो मेरा next question है, it's very interesting question. It's our sponsored question from Earth Skin and Fitness. जैसे कि आपकी खुद की स्किन इतनी रेडिएंट है एंड आप फिटनेस में भी हैं,
So would like to know that what's your mantra, आपका क्या राज है इसके लिए? तो लड़कियों की अलग से क्लास लेती हूँ और गर्ल्स को पूरा 6 से 12 की सारी गर्ल्स मेरे साथ बैठती हैं। तो उनको स्किन के लिए और सुंदरता के लिए कैसे अपनी सुंदरता बरकरार रखें, उसके लिए यही रहता है कि मन से खुश होना पड़ेगा। मन पे बोझ नहीं होना चाहिए। आप कितने भी खूबसूरत हो, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आप लोगों के अंदर खोट ज़्यादा देखते हो कि अच्छा ही देखना सीखना है अपने को, तो जब हम ऐसा करते हैं तो एक चेहरे के भाव अलग होते हैं। नैन नक्श कैसे भी हो, कैसा भी रंग हो, पर अगर आपके अंदर आपकी आंखों में एक्सेप्टेंस है, आपकी आंखों में खुशी है, चमक है, आप विलिंगली काम कर रहे हो, जोश है आप में, तो जो चेहरा का भाव आता है वो बहुत ही अपीलिंग होता है। और फिर भी स्किन का अगर ख्याल रखना है तो कोई कॉस्मेटिक की जरूरत नहीं है। मैंने आज से लगभग 30-35 साल पहले ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स किया था। मैं ब्राइडल मेकअप के लिए भी जाती थी। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने बाल अपने कर्ल भी किए हैं, रिंग लिप्स भी किए हैं, कलर भी किए हैं, सारी चीज़ की है। मैंने बहुत अलग, मेरे को क्योंकि रिसर्च वर्क का मेरा शौक ही है, तो क्या चीज़ काम करती है स्किन के लिए, मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा काम करता है बादाम का तेल। बादाम के तेल की मशीन हमने स्कूल में लगा रखी है। कोई भी बादाम ला सकता है घर से, 50 रुपये वो जो निकालने वाला है उसको दे दे ताकि वो साफ सफाई कर ले। बादाम का तेल ताज़ा आप निकलवाओ, उसको पीना है। सिर्फ लगाने से स्किन कभी अच्छी नहीं होती। तो बादाम का तेल पियो, उसके अंदर बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, दिमाग को शांत रखते हैं, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट करने में सहायक हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो बादाम का तेल पीना भी चाहिए और नाक और कान में 2 बूंद डालनी चाहिए, पर वो पूरा साफ हो, कपड़े से छान कर। और उसके सिवा बाकी कॉस्मेटिक्स में पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है। तेल अपने को पूरे शरीर पे लगा के, खोपरे के तेल को लगा के स्नान करते हैं तो अच्छी सॉफ्ट स्किन रहती है। और बेदाग रखनी है तो फिर बादाम का तेल। So that was it from this episode of Podcast with Inspiro. And in the end, I would really like to thank our Skin and Fitness for this podcast. And उससे भी ज़्यादा I would thank अलका मैम that वो इस podcast का पार्ट बने and उन्होंने हमारे साथ में इतनी सारी चीज़ें शेयर करी. So thank you so much मैम. एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आपको ऐसे ही एपिसोड और देखने हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. It will really give us a boost. So thank you so much for staying connected. Thank you.